हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का मिनी लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व कराऊंगा। उसमें आपको सीखने की क्या ज़रूरत है? अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे यूनिट डिजिट से कैसे आप ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगी, तो वो सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो बिना किसी फालतू बातों के शुरू करते हैं। स्टार्ट। ये भाई हमारा या तो सिस्टम खराब हो गया, वाईफाई स्लो चलता है अब लग रहा है। 2-3 दिन में रिचार्ज खत्म हो जाएगा ना, इसलिए। भाषा हमारी हिंदी। स्लेट। आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है जी। चलिए, बहुत देर बाद ये शुरू होता हुआ। अरे अब भी नहीं हुआ। नेक्स्ट। हो गया हो गया। चलिए, तो भाई हम करेंगे मैथ्स के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी आप जिस भी सेक्शन से शुरू करना चाहते हैं उससे शुरू कर सकते हैं। 50 और 100 के बीच स्थित सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 50 और 100 के बीच में पूछा है, देखो बीच में बोल रहा है, तो 50 और 100 के बीच में जो संख्याएं शुरू होंगी वो 51 से लेके शुरू होंगी और 99 पे खत्म होंगी। समझ रहे हैं? 50 और 100 के बीच वाली संख्याएं हैं, तो उसमें जब वो बीच के लिए बोलता है तो 50 और 100 को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो 51 से 99 तक की जो सारी संख्याएं हैं उनका एवरेज बताना है, औसत बताना है। देखो भाई, ये 49 नंबर्स हो जाएंगे, इतना तो आपको पता है ना। 51 से लेके 100 तक 50 होते हैं, 51 से लेके 99 तक 49 नंबर हो गए। तो इसमें एवरेज का मतलब होता है आधे इधर आधे इधर, बीच वाला एवरेज। क्योंकि ये लगातार नंबर से 51, 52, 53 ऐसे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसमें बीच वाला नंबर जो है वो एवरेज होता है। तो अगर मैं इसमें देखूं 49 नंबर्स में से 24 इधर चले जाएं, 24 इधर चले जाएं, तो बीच वाला नंबर जो है वो एवरेज होगा। मतलब यहाँ से 25वां नंबर एवरेज होगा। तो 51 से शुरू करें तो 25वां नंबर कौन सा आएगा? 75 आएगा ना। 50 में 25 जोड़ेंगे तो 75 आएगा। तो 75 इनका एवरेज हो जाएगा। बेफिजूल की कुछ वो सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। चलिए, 8 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को एक पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, सिंपल तरीके से करिए, अगर नहीं समझ पाते हैं तो। 8 पेंसिल उसने बेची, तो 8 पेंसिल का एसपी जो था वो 8 पेंसिल के सीपी, कॉस्ट प्राइस प्लस उसमें प्रॉफिट भी जुड़ेगा। जब सेलिंग प्राइस होता है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है ना, प्रॉफिट या लॉस। इसमें प्रॉफिट हुआ एक पेंसिल के एसपी के बराबर। ठीक है, तो ये एक इधर आ जाएगा। तो 8 में से एक एसपी गया तो 7 एसपी, 7 एसपी बराबर 8 सीपी। तो यहाँ से मुझे सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। एसपी के सामने 8 है तो एसपी की वैल्यू 8, सीपी के सामने 7 है तो सीपी की वैल्यू 7। तो ये इनका रेशियो आ गया, किसका? एसपी और सीपी का। तो सीपी अगर 7 है, कोई चीज़ 7 रुपए की खरीद के 8 रुपए की बेच दी, तो वो 1 रुपए का लाभ हुआ उसको 7 रुपए पे। प्रॉफिट और लॉस हम सीपीपी तो कैलकुलेट करते हैं। तो 1 रुपए का लाभ हुआ उसे 7 रुपए की चीज़ पर। तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14/28। अगर आपको, सॉरी, फ्रैक्शन वैल्यू कह रहा हूँ, 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू ये होती है। देखो, अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ छोटी सी, जैसे 14.28 है, ये 14 का मल्टीपल है ना। 14 और 14 दूनी 28। अगर मान लो ऐसे दिया होता 28 और 28 दूनी 56, 14 का मल्टीपल है नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे 14 का फर्स्ट पहला मल्टीपल है, तो ऊपर एक आएगा और नीचे आएगा आधा, 7। जैसे 14 का सेकंड मल्टीपल है 2, तो ऊपर 2 आएगा नीचे आएगा 7। ये इसके फ्रैक्शन वैल्यू याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। अब जैसे आगे मान लो 42 दिया होता, फिर 84 दिया होता, ये और इसका डबल आगे दिया हो, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में 14 का मल्टीपल है तो नीचे 7 आता है। ठीक है, और ये 14 का कौन सा मल्टीपल है? थर्ड मल्टीपल है। तो ऊपर इसमें आ जाएगा 3/7। इसको आप सॉल्व करके देख लो। तो मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 20 रुपए में 9 अंडे खरीदता है, उन्हें 28 रुपए में 11 अंडे बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एसपीसीपी का रेशियो निकाल लो भाई। 20 रुपए में 9 अंडे खरीद रहा है, तो एक अंडे का सीपी, सीपी एक अंडे का कितना हो गया? 20 रुपए में 9 खरीद रहा है, तो एक अंडा खरीद रहा है वो 20/9 में। ये सीपी हो गया इनका। बेच रहा है 28 रुपए में 11, तो एसपी कितना हो गया? यहाँ पे एसपी लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सीपी लिख लिया, इनका रेशियो निकाल लेंगे।
बेक कितने का रहा है? और 11 अंडे बेच रहा है कितने में? 28 रुपए में। तो एक अंडा बेच रहा है 28/11 में। ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। ठीक है, कलर बदलते हैं। सीपी एसपी का रेशियो आ गया। अब रेशियो में यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तो इंटू हो जाता है। ठीक है, ये 20/9 है, तो इंटू करके 11/28 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 4×5 = 20, 4×7 = 28, तो ये क्या आ गया? 5×5 = 25, सॉरी 5×5 क्या, 11×5 = 55, और रेशियो 9×7 = 63। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा था? सीपी, तो पहले सीपी आएगा बाद में एसपी। तो 55 रुपए की चीज़ मैं 63 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है? 8 रुपए का। कलर बदलते हैं फिर से। तो यहाँ पे मेरे को 8 रुपए का फ़ायदा हो रहा है, और सीपी पे होता है प्रॉफिट या लॉस, तो सीपी कितना है? 55। तो 8 रुपए का फ़ायदा 55 रुपए पे। अब इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। तो काटें इसको, 5 एकम 5 एकम 5, 5×2 = 10, 0, 2×8 = 16, तो 160/11। तो भाई ये कितना हो गया? 11 एकम 11, 5 इधर गया, 11×4 = 44, और 14 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। तो 4×2 = 8, 8 और 3 = 11, 11/4 अपॉन में 6 एकम 6 = 5, 11/6। आपको पता है जब इस तरीके से फ्रैक्शन लिखी होती है तो इनके नीचे वाले जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे। ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, इसके नीचे वाला, और इसके नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 11, नीचे वाला 6 ऊपर आया, और ऊपर वाला 4 नीचे आया। ठीक है, तो 11 से 11 खत्म, ये 2×3 = 6, और ये 2×2 = 4। तो ये बन गया भाई अपना 3/2। ठीक है जी। पहले इसको मिटा देते हैं, खाली कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मार्कर जो है वो थोड़ा नकली वाला है, मिटाता नहीं है, इसमें एक साथ ही क्लीन कर देता है। तो एक बस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको भी वैसे उल्टा कर देंगे, जब यहाँ डिवाइड है ना तो इंटू करके इसको उल्टा कर देंगे, जैसे हम बनाते हैं 3/2। यहाँ पे डिवाइड है तो उल्टा कर दिया, तो 8/7 इंटू, ये कितना हो गया? 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4×3 = 7, और नीचे 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 12 प्लस, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 9/28। ये 9/28 हो गया, और यहाँ पे क्या डिवाइड है? तो 5/7 डिवाइड है, तो इंटू कर दिया, और इसको उल्टा कर दिया, 28/9। 7 एकम 7, 7×4 = 28, ये कितना हो गया? 5×4 = 20/9। ये आ गया अपना 20/9। ठीक है जी। चलिए इसको काटिए, रेड कलर से काटते हैं ताकि डिफरेंस कर पाए। ये 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3 से ये 3 खत्म, ये 7 से ये खत्म, ये 2 से ये खत्म, यहाँ पे 1 बचा, और प्लस 20/9, 9, 20, 29/9। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। इस तरीके से करेंगे इसको जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 1 मीटर की ऊंचाई वाले 140 सेंटीमीटर, देखो ये सेंटीमीटर है, इसको ध्यान रखना, और आधार का व्यास दे रखा, व्यास, एक बंद बेलनाकार टैंक धातु की चादर से बनाया जाता है, इसके लिए कितने मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी? एक तो बंद टैंक है ना, देखो भाई ये होता है अपना बेलनाकार, अरे यार बेलन भी हमारा गलत बन गया। ये होता है हमारा बेलनाकार टैंक, है ना, ये नीचे से तो बंद है ही, ऊपर से भी बंद है, यानी फुल्ली पैक्ड है। जब पूरी तरीके से पैक है तो पूरा जब पैक करते हैं किसी चीज़ को तो उसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। और बेलनाकार टैंक, बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr, और r+h। ठीक है जी। तो 2πr कितनी है इसकी? देखो यहाँ पे इसने मीटर में दे रखा है या सेंटीमीटर में, और एरिया किसने पूछा? मीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.4 मीटर हो जाएगा ये। और ये क्या है? व्यास, तो त्रिज्या कितने हो जाएगी इसकी? आधी, मतलब 0.7। 2πr ये हो गया, और r कितनी है? 2.7, और h कितनी है? 1, तो r+h हो गया 1.7। ठीक है, कलर बदलते हैं। 7, यहाँ पे पॉइंट है तो नीचे लगा दिया एक ज़ीरो, इस भी पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ पे भी लगा दिया नीचे एक ज़ीरो। तो 7 से ये 7 खत्म, और ये कितना आ गया? 2×2 = 4, 44 इंटू 17/100। देखो 7×4 = 28, यूनिट डिजिट 8 किस में? इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी आप करके देख लो, 17×4 = 68, 17×4 = 68, 70×4 = 74, और 2 के बाद पॉइंट लग गया। यूनिट डिजिट से कर देते तो सीधा हो जाता है। बाकी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है जी। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में एक मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। CISI का अंतर दे रखा है, मूलधन बताना है। देखो एक तरीका तो आपको पता है कौन सा वाला, R² बटा
100% होता है CI SI का अंतर। ठीक है, ये आपने हर जगह सीखा होगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से सिखाता हूँ, बताता हूँ, सॉरी। ठीक है, CI और SI का अंतर आपको चाहिए, दे रखा है इसने, ये दे रखा है 200। ठीक है, रेट देखो कितना है, 10%। तो भाई अंतर चाहिए 10%, रेट है 1/10 हो गया। 2 साल का चाहिए ना, तो इसका करो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला चीज़ आती है ना, ये आती है प्रिंसिपल, ऊपर वाली चीज़ आती है डिस्काउंट। और डिस्काउंट दिया कितना है इसका, डिस्काउंट डिफरेंस इनका, सॉरी डिस्काउंट मतलब इनका डिफरेंस जो दिया होता है, तो इनका डिफरेंस कितना दिया है, 200। तो इस एक यूनिट की वैल्यू 200 दे रखी है, और निकालनी कितनी है, 100 यूनिट की वैल्यू, यही तो प्रिंसिपल है। तो इंटू 200 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर डी। आप समझ पाए इस तरीके को। मैंने कहा CI SI का जो डिफरेंस होता है उसका रेट लिखो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। 2 साल का पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर जब करेंगे तो ऊपर जो आएगा वो इनका डिफरेंस आएगा और नीचे इसका प्रिंसिपल आएगा। जो भी दिया है उससे कंपेयर कर दिया। मेरे को डिफरेंस दिया 200, मैंने एक यूनिट को 200 से कंपेयर किया तो एक की वैल्यू 200 आ गई। 100 यूनिट की निकालनी थी तो इसकी 20,000 आ गई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई, एक व्यक्ति का व्यय उसकी आय का 70% है। आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, व्यय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो इसको बेसिक से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी। तो पहले एलिगेशन से करके बताता हूँ आपको, फिर बेसिक से ही बता दूंगा, है ना। देखो उसकी व्यय जो है उसका एक्सपेंडिचर जो है आय का 70% है। अगर मैं कहूँ उसकी इनकम 100 है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 70। और उसकी सेविंग कितनी होगी, इनकम जो है दो भागों में डिवाइड होती है ना, एक एक्सपेंडिचर और एक सेविंग। तो 70 रुपये खर्च कर रहा है 100 में से, तो 30 रुपये बचा रहा होगा। तो इनका रेशियो कितना आ गया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया 7:3। ठीक है, ये 0 से 0 काट दिया हमने। अब हम लगाते हैं, जो एलिगेशन लगाते हैं ना उसमें हम एक्सपेंडिचर और सेविंग पे ही लगाते हैं। एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, एक्सपेंडिचर में 7.5%, इसका कलर बदलते हैं ना, एक्सपेंडिचर में जो है वो 7.5% की वृद्धि हुई। सेविंग में कितनी वृद्धि हुई पता नहीं, वही पूछ रहा है, तो हमने कहा X% की वृद्धि हुई इसमें। बीच में जो लिखते हैं ना वो लिखते हैं हम इनकम में कितनी वृद्धि हुई, तो इनकम में हुई हमारी 12% वृद्धि। ठीक है, और इनका जो रेशियो आएगा ना, वो इनका जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पहले था ना, वही आना चाहिए, 7:3 आना चाहिए। ठीक है जी, तो जब मैंने इसमें बड़े में से छोटे को घटाया तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 7 गया 5 और आधा और गया तो 4.5। यहाँ पे एक्चुअली में 4.5 आना चाहिए था, बट 4.5 की वैल्यू 3 है। 3 रेशियो आना चाहिए था, बट 4.5 आया, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू आ गई। मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 7 रेशियो की। 3 रेशियो की वैल्यू है 4.5, 1 रेशियो की वैल्यू होगी अपॉन में 3, और निकालने किसके, 7 की वैल्यू इंटू 7। तो ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो इस 7 रेशियो की वैल्यू आ गई 10.5। तो भाई इसमें से, इस एक्स में से मेरे को 12 घटाना है और 10.5 लाना है, तो कितना हो जाएगा, 22.5। जोड़ दिया ना मैंने इनको। तो 22.5 में से जब मैं 12 घटाऊंगा तो यहाँ पे 10.5 आ जाएगा, तो यानी कि सेविंग कितने परसेंट थी, 22.5%। ठीक है, इस तरीके से एलिगेशन से कर सकते हो। और टाइम देखते हुए चलते हैं, बट हाँ चलो मैं समझा देता हूँ बेसिक से भी आपको। ठीक है, कंट्रोल प्लस, अरे हाँ, चलिए बेसिक से भी समझा देता हूँ मैं आपको। उसकी इनकम थी मान लो 100 रुपये, 70 रुपये वो खर्च कर रहा था और 30 रुपये वो बचा रहा था शुरू में। इनकम में 12% की वृद्धि हुई थी, 112 हो गया। उसके एक्सपेंडिचर में, व्यय में 7.5% की वृद्धि हो गई, तो इसका 7.5% बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया इसमें, 0, 7.5%। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 50, 51, 52। तो ये भाई 52.5 रुपये इसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, तो 52.5 मतलब 7×5 = 12, 112.5 रुपये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। और कमा कितना रहा है ये, 112 कमा रहा और इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया इसका, ये कैसे हो सकता है भाई। 7.5% बढ़ाना, तो 7.5%, एक जीरो से एक अच्छा नीचे एक और रह रहा है, मैं जब भी कहूँ नीचे एक 10 और रह रहा है तो एक के बाद और पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, 70 था पहले एक्सपेंडिचर, तो अब 5.25 बढ़ गया, मतलब अब हो गया 75.25 इसका एक्सपेंडिचर हो गया अब। तो 112 में से 75.25 इसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, इसमें से गया 5, 7, 11 में से 5 गया 6, 10 में 7 गया 3, तो 36.75 इसका जो है सेविंग हो जाएगी। तो इससे 30 से ही हो गई सेविंग,
तो कितने रुपए बड़ी सेविंग? 6.75। कितने रुपए पे? 30 रुपए पे, इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे दो जीरो ऑलरेडी आ जाएंगे, इससे खत्म, वापस एक जीरो बची। तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, तीन पंजे 15, एक जीरो का पॉइंट 22.5 आ गया। ठीक है, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो और एडिशन से भी कर सकते हो। टाइम को देखते हो, अब जल्दी जल्दी से चलेंगे थोड़ा। ए का मूल्य वस्तु बी की तुलना में 60 अधिक है, तो पहले लिख लेता हूँ, बी की तुलना में अधिक है ना, तो बी अगर 100 है तो ए का मूल्य बी की तुलना में 60% अधिक है, तो ए का 160 हो गया। वस्तु ए के मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि की गई और इतने परसेंट की फिर कमी की गई। वस्तु बी के मूल्य में पहले इतने की कमी और फिर इतने की वृद्धि, तो उसके बाद उनका अंतिम मूल्य का अनुपात बताना है। ठीक है, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे कर देते हैं। वस्तु ए के मूल्य में 25% की पहले वृद्धि करी, तो 25% होता है 1/4, तो 4 पे 1 बढ़ा दिया, मतलब 5/4 कर दिया। फिर 15% की कमी की, तो 15% की कमी मतलब इसका 85% हो गया ये। ठीक है, हाँ अब ये कितना आएगा देखें, तो कितना आ रहा है भाई, ये एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, चार एकम चार, चार चौक 16, तो पाँच चौक 20, 20 इंटू ये 85। अच्छा यहाँ एक जीरो और बच रही है, तो पाँच चौक 20 से ये खत्म, तो यहाँ दो बचेगा, तो ये कितना होगा, 16 और एक 17। ठीक है, 170 आ गया एक की वैल्यू। और बी में क्या किया गया, बी पहले 25% की कमी की, अरे सॉरी बी की वैल्यू 100 है, पहले 25% की कमी की, 25% की कमी करने के बाद तो 75% बची, मतलब 3/4 बची। और फिर 80% बढ़ा दिया, तो 80% बढ़ा दिया मतलब 180 कर दिया। दो पंजे 10, दो नीम 18। मैंने 180/100 को काट के लिख दिया इस तरीके से। ठीक है जी, हाँ तो इसको मैंने करा 5 दूनी 10, जीरो, चार एकम चार, चार पंजे 20, पाँच तिया 15, निमा 135। तो भाई ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, पाँच एकम 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 34/7, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है भाई। दोस्तों से प्राप्त राशि तथा कुल प्राप्त राशि को क्रमशः अनुपात क्या है? दोस्तों से प्राप्त राशि कितनी है भाई, दोस्तों से प्राप्त राशि, दोस्तों से उधार है ये, तो दोस्तों से इसकी बात कर रहा होगा शायद, ये 22,000 है, तो 22 या 22 का मल्टीपल कोई है क्या इसमें? एक ही है बस, लो भाई, पहली वाली तो 22 होनी चाहिए, या 22 को काट के 11 आएगा, और क्या आएगा 22 को काट के, तो इसमें तो यही दिख रहा है, बाकी यहाँ करके देख लो यार, लो आपको तसल्ली के लिए आपकी कर देता हूँ 22। और क्या है, कुल प्राप्त राशि, तो बाकी सबको भी जोड़ना है। देखो तीन तीन तीन, सब में तीन जीरो, तो इनको हटा दो, तीन जीरो खत्म कर दो सबकी, रेशियो निकालना है ना, खत्म। इसको जोड़ो अब। ये 76 का एक इधर आ गया, इनको जोड़ दो पहले, 190 हो गया, ये 190 हो गया, ये इधर आ गया 130, और ये 7 200, 205 ये आ गया, तो ये कितना आ गया, 300 सॉरी, ये 395 आ गया, और ये भी तो जुड़ेगा ना ओवरऑल में, तो 22 ही आ गया, तो ये कितना आ गया, 5 7 9 2 11 4 417। ठीक है, 22/417 वैसे भी आ गया, और आप देखते हैं ना 22 के मल्टीपल से इसको कर सकते थे डायरेक्ट। पी क्यू आर इतना है, आर एस इतना है, पी क्यू आर एस का मान बताना है। देखो इसको करने के बहुत तरीके, बेसिक तरीका भी है, मैं आपको डायरेक्ट कहता हूँ कि पी क्यू का रेशियो कितना है, 2:5 है। पी क्यू का तो 2:5 है ना, तो मैं पी क्यू का रेशियो देखता हूँ, इसमें 2:5 कहाँ कहाँ पे है। दो दूनी चार, दो छः 12, दो छः, या एक तीन है। दो दूनी चार, दो पंजे 10, इसमें 2:5 है, इसमें है ही नहीं, 6 5 है, इसमें चार दूनी 8, चार तिया 12, इसमें भी नहीं है। केवल एक ऑप्शन है जिसमें रेशियो 2:5 है। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, मेंटोस तरीका सॉरी। अब देखते हैं नॉर्मल तरीका। ठीक है, पी क्यू आर का ये दे रखा है, आर एस का ये दे रखा है। देखो आर इसमें है, आर इसमें कितना है 3, आर इसमें कितना है 6, तो इसमें आर 3 है, इसको अगर मैं 6 बना दूँ तो रेशियो बराबर बन जाएगा। 6 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो सब में इंटू 2 करो, 2 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये तो आ गए पी क्यू आर एस, सॉरी पी क्यू आर, और एस कितना है 5, तो एन में 5 लगा दिया, 4 10 6 5, ये आ गया आपसे। ठीक है जी, चलिए जिस मर्जी तरीके से आप करिए। इतने के अनुपात वाली भुजाओं वाले तीन घनों को पिघलाकर एकल घन बनाया जाता है, जिसका विकर्ण इतना है। घन का विकर्ण, घन मतलब होता है क्यूब, क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है A√3। ठीक है जी, तो उसने पूछा तीनों घनों की भुजाएं कौन कौन सी है। देखो 3 4 5 के रेशियो में इनकी भुजाएं, तो 3 4 5 के रेशियो में है क्या, 3 4 5, 3 4 5, सारे 3 4 5 के रेशियो में है। खैर देखो, इन तीन घनों को जब पिघलाएंगे और एक बड़ा घन बनाएंगे, तो इस बड़े घन का विकर्ण जो है ये दे रखा है, ये क्या होता है A√3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18, तो बड़े घन की जो भुजा है वो 18 है। ठीक है जी,
अब इन तीनों को पिघलाऊंगा तो जो इसका वॉल्यूम आएगा तीनों का मिला के वो बड़े वाले के बराबर होगा, क्योंकि तीन चीज़ों को पिघला के एक चीज़ बनाई है। तो इन तीनों के वॉल्यूम का सम उस एक बड़े के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मैंने देखा इसकी भुजा मान ली 3x, इसकी 4x, इसकी 5x, 3:5 4:5 दे रखा है, इन तीनों की भुजाएं मान ली। तो इसका इसका जो वॉल्यूम है कितना हो गया, ए की क्यूब, मतलब 3 3 होती है 27 एक्स की क्यूब, प्लस 4 चौक 16 चौका 64 एक्स की क्यूब, प्लस 5 पंजे 25 पंजे 125 एक्स की क्यूब, बराबर 18 की क्यूब। तो भाई 18 की क्यूब होती है आई थिंक 5832, बट 18 की क्यूब लिखनी क्यों है, इसको 18 × 18 × 18 ऐसे लिखो, खत्म काम, ठीक है। अब इन सबको क्यूब्स को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, पहले किसको प्लस करेंगे, इनको कर देते हैं 6 2 8 9 91, और ये है आपका 125, तो 5 और 1 6 9 2 11 216 एक्स की क्यूब आ गया। तो यहाँ 216 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 216 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दो, 216 6 का क्यूब होता है, ये तो पता ही होगा। तो ये 6, एक बार यहाँ से 6 कट जाएगा 3 बार में, एक बार यहाँ से 6 कट जाएगा 3 बार में, एक बार यहाँ से 6 कट जाएगा 3 बार में। 3 3 मतलब 3 3 क्यों करना, एक्स की क्यूब बराबर ये है, तो 3 की क्यूब तो है, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। पूछा गया है तीनों की भुजाओं का अनुपात, तो एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो ये आ गया 3 3 9, वो आ गया 4 3 12, और वो आ गया 5 3 15, 9 12 15, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई जल्दी जल्दी से। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का रेशियो ये है। 12 वर्ष पहले आयु का अनुपात इतना था, 5 वर्ष बाद बताना है। देखो आज के समय में प्रेजेंट में उनका रेशियो ये है। 12 साल पहले, कितने साल पहले, 12 साल पहले रेशियो कितना था, 1:2। अब मैं 12 साल पहले जा रहा हूँ, तो इसमें भी 12 साल पहले जाऊंगा, पहले वाले में और दूसरे में भी। तो जब मैं इसमें 12 साल पहले जा रहा हूँ तो कितना रेशियो पहले जा रहा हूँ, 4, ये कितना 2 है ना, हाँ। और इसमें जब पहले जा रहा हूँ तो कितना जा रहा हूँ, 5। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इसमें तो 4 रेशियो पहले जा रहा हूँ, इसमें 5 रेशियो पहले जा रहा हूँ। दोनों की एज में जाता हूँ मैं 12 वर्ष पहले रहूँ ना, तो रेशियो में भी इक्वल जाना चाहिए था। तो मैंने कहा इक्वल नहीं है, तो मैंने इस वाले रेशियो को बढ़ाया थोड़ा सा, तो मैंने इंटू 2 किया, बढ़ा दिया रेशियो, कलर बदलते हैं। तो जब मैंने इंटू 2 किया तो ये हो गया 2:4। अब मैंने देखा 2 से 5 में 3 का गैप, 4 से 7 में 3 का गैप। अब समझ गया मैं कि बराबर बराबर पीछे जा रहे हैं। तो अब मुझे समझ, ओम भोले शंकर, अब मुझे समझ में आ गया कि पीछे जो यहाँ पे भी 3 जा रहा है, यहाँ पे भी 3 जा रहा है, मतलब 12 साल का जो गैप है वो 3 रेशियो के बराबर है। समझ पाए, इक्वल पीछे जाना चाहिए तभी रेशियो जो है सेटिस्फाई करता है। क्योंकि इसमें भी 12 साल पीछे जाना है, इसमें भी, तो अब 3 3 रेशियो पीछे जा रहे हैं, इट मीन्स कि 3 रेशियो की वैल्यू 12 साल है। एक्चुअली में तो 12 साल पीछे जा रहे हैं ना, रेशियो 3 पीछे जा रहा है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 12 है, 12 साल है, तो एक रेशियो के लिए आ गई 4, तो इन 5 की वैल्यू आ गई 20, और इसकी आ गई 7 चौक 28। ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई। पूछा गया है 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु, तो सुधीर पहले वाला रेशियो है, तो सुधीर पहले है, तो 25 हो जाएगी इसकी 5 वर्ष बाद। आज 20 है तो 5 वर्ष बाद 25 हो जाएगी ना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू ने एक व्यापार में निवेश किया, अर्जित लाभ इस रेशियो में बांटा गया। पी ने इतने निवेश किए, तो क्यू ने कितने निवेश किए। अरे भाई ये 20 दूनी 40, 20 तिया 60। खैर, रेशियो जो होता है, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। तो भाई पी ने और क्यू ने इतना प्रॉफिट लिया, तो रेशियो इन्वेस्टमेंट का भी यही रहेगा। तो पी का इन्वेस्टमेंट है 40,000, तो क्यू का कितना होगा, भाई 2 की वैल्यू 40 आ गई, तो इंटू 20 किया है, तो इसमें भी इंटू 20 करेंगे, 20 या 60, तभी तो रेशियो 2:3 बनेगा। प्रॉफिट का रेशियो इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। तो एक का इन्वेस्टमेंट 40,000 दे रखा है, तो वो 2 के बराबर होगा, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे का इन्वेस्टमेंट 60,000, ठीक है जी। चलिए, शिव ने सुपरमार्केट में 5 किलो दही, 1 किलो एक कोल्ड ड्रिंक, 1 किलो नहीं, एक कोल्ड ड्रिंक और अंडे की ट्रे कुल इतने रुपए में खरीदी। यदि अंडे की एक ट्रे और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का मूल्य इतना है, तो 1 किलोग्राम दही, एक अंडे की ट्रे और एक कोल्ड ड्रिंक, तीन चीज़ें खरीदी थी, 5 किलो दही और ये, तो इन दोनों की जो प्राइस है वो इतना है। तो ये जो बचा, इसका प्राइस कितना हो जाएगा भाई, टोटल में से इन दोनों का घटा दूं तो इसका बच जाएगा ना प्राइस। तो मैंने 245 में से 165 को घटाया, तो कितना बचा, 40 40 80। तो भाई 5 किलो दही की वैल्यू 80 आ गई। 5 किलो दही मैं 80 में खरीद रहा हूँ, इसने पूछा गया 1 किलो दही की, भाई वाह अच्छा है। कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए सवाल उसने ठीक दे दिया। हालांकि अब ऑप्शन में 80 नहीं दिया, नहीं तो 80 लगाए थे बच्चे। 16 पंजे 80, मतलब नीचे 16 लिख दिया, मेरे दिमाग में यहीं से आ गया था कि 16 आएगा आंसर, और मैंने नीचे 16 लिख दिया, 5 आएगा, 16 पंजे 80 होता है तो।
ठीक है। 80 जो है, 5 किलो दही का रेट है, तो 1 किलो दही हो जाएगी 16 रुपए की। और मैंने फ्रैक्शन में 16 लिख दिया, क्योंकि यहीं से मैंने देख लिया ना आंसर 16 आ रहा है। रवि रमेश और सुरेश इतने में एक साथ एक काम करते हैं, इतने में इतने रुपए लेते हैं एक साथ काम करने के। रवि और रमेश को मिलकर कार्य का इतना भाग करना है। तो सुरेश, भाई 16 टोटल काम है ना, रवि रमेश और सुरेश ही है ना, हाँ। टोटल काम 16 है, 16 में से 9 काम तो ये दोनों कर दे रहे हैं। तो जो 16 काम में से 9 इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना, 7 काम। तो 16 में से 7 काम कौन करेगा, सुरेश करेगा। तो उसके लिए ये पैसा मिलता है, पैसा उसी रेशियो में मिलता है जिस रेशियो में वो काम करते हैं। तो इसका 7/16 मिलेगा इसको, क्योंकि इस काम भी 7/16 कर रहा था। 16 एकम 16, 16 पंजे 0, 16 पंजे 80, और 735। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार धातु को पिघलाकर समान आकार के इतने छोटे गोले बनाए गए, प्रक्रिया में धातु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इतनी त्रिज्या है, गोलाकार धातु को पिघला के इतने गोले बनाए गए। तो भाई इसको अगर पिघलाएंगे और इतने छोटे छोटे गोले बनाएंगे, तो पहले देख लेते हैं एक छोटे वाले गोले की त्रिज्या क्या है ये, तभी तो हम इसका वो निकाल पाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने कहा बड़ा वाला जो था, उसकी जो वॉल्यूम है, 4/5 कह रहा हूँ, 4/3 पाई r³ बराबर दूसरे वालों का वॉल्यूम, एक छोटे वाले का और इंटू 1000। एक बड़े को हमने 1000 छोटे छोटे गोलों में तोड़ा है, तो इनका वॉल्यूम 1000 गोलों के वॉल्यूम के बराबर होगा इस एक का। तो इस छोटे वाले का इतना आ रहा था, तो इंटू 1000 कर दिया, तो बाकी सबका आ गया। इनका बराबर रखा, तो ये क्या आ गया भाई, देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 10, तो 10 का क्यूब 1000। और ये खत्म हो चुका है यहाँ पे, ये बचा r³ ये 1000 नीचे आ गया, तो r³ 1 आ गया। तो छोटे वाले की r कितनी आ गई, 1 आ गई। छोटे वाले गोले की आर 1 आ गई। अगर छोटे वाले गोले की आर 1 है, तो इनका क्या पूछा है, धातु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बड़ा। तो पहले कितना था, अगर 1 था तो 4 पाई r² 10 × 10, ये था पहले। ठीक है, 4 पाई r²। तो पाई की वैल्यू क्यों रखनी है, बाकी बाद में कितना हो गया अभी देखते हैं, चलो इसमें बाद में कितना हो गया, 4 पाई r² हो गया 1 × 1, और 1000 थे तो इंटू 1000। तो पाई आर, सॉरी 4 पाई यहाँ से कट गए। यहाँ पे कितना आया, r³ आता है भाई, r³। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे मैंने 1000 क्यों लिख दिया, एक 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 है ना, r³ है। तो यहाँ पे आया 1000, और दूसरे का आया है कितना आया, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, 1000 इसलिए लिखा था यहाँ पे क्योंकि 1000 गोले हैं ना छोटे छोटे। तो r³ ये, और 1000 है, तो यहाँ पे 1000। अबे भाई यहाँ क्या हो रहा है, ये 4 पाई, अरे यार हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल देते ना, तो मैंने क्यों कर दिया, 4 पाई r² है ये बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और छोटे वाले का 4 पाई r², एक का इंटू 1000 का। मैंने क्यूब क्यों कर दिया था, देखो 4 पाई से तो 4 पाई कट जाएगा, r² यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 धाम 100। और कहाँ गया, हाँ ये कितना आ गया, ये एक था यहाँ पे r, और इंटू 1000, तो ये आ गया 1000। तो 1000 से 1000 हो रहा है ना। इसने पूछा है कितना बढ़ रहा है, 100 से 1000 कैसे हो रहा है भाई, बड़े वाले का इतना है, छोटे वाले का, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मैंने काट क्यों दिया डायरेक्ट, अरे यार बहुत गलती कर रहा हूँ मैं। 4 मतलब इतना, रेशियो इनका देखना था, दूसरे वाले का 4 पाई r² कितना आ जाएगा, एक की आर आई थिंक, एक का स्क्वायर इंटू 1000। तो ऐसे कटेगा नहीं ना डायरेक्ट, रेशियो भी निकालना तो यहीं ऐसे निकाल लेते हैं ना। और पहले भी तो सेम ही चीज़ की थी हमने, गलत क्या किया था, पहले भी सेम ही था। काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते, खैर देखते हैं। 4 धाम इंटू 10 10, 400 पाई, और ये कितना आ गया, 4000 पाई। तो सही, तो पहले भी काट सकते थे, इसमें क्या दिक्कत थी, पहले 100 आ रहा था यहाँ पे, और यहाँ 1000 आ रहा था, बिल्कुल सही है। तो ये कितना बढ़ रहा है यहाँ से, 100 से 1000 हो जा रहा है। मेरे को लगा ये बड़ा वाला है, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। खैर टाइम ख़राब हो रहा है बहुत। तो इसने कहा है कितना बड़ा, तो कितना बड़ा भाई, 100 से ये 1000 हो गया, तो 1 से 10 हो गया ना। अगर मैं इसकी 2 0 से ये काट दूं, तो 1 से 10 हो गया, तो ये कितना हो गया, क्या बोला इसने, कितना बड़ा, तो 9 बढ़ा ना।
एक से 10 होने पे 9 बढ़ा तो 9 गुना बढ़ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या ही कर रहा हूँ मैं यार, टाइम खराब कर रहा हूँ। ए और बी में अल्कोहल और जल का मिश्रण इस प्रकार से है कि ए में इतने परसेंट अल्कोहल है, बी में इतने परसेंट अल्कोहल है। ए में मिश्रण के कुछ भाग को बी के मिश्रण की समान मात्रा से बदल दिया, मतलब ए के मिश्रण में बदला, बी डाल दिया कुछ, बी के मिश्रण की समान मात्रा से बदल दिया। तो बी में जो मिश्रण था उसकी समान मात्रा से बदल दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ए से इसमें कुछ डाला, बी से इसमें कुछ डाल दिया, ठीक है। तो यदि पात्र के अंतिम मिश्रण में 18% अल्कोहल है तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए बदले गए मिश्रण की। तो भाई अल्कोहल पे अगर एलिगेशन लगाएं तो पहले वाले में था 25% और बी में था 15%। तो ए के मिश्रण में बी से कुछ डाला, तो जो रिप्लेसमेंट हुआ, जो रिप्लेस होके आया इसमें, तो वो आया 15% अल्कोहल। रिप्लेस होके 15% अल्कोहल आ गया, तो एंड में जो बना उसमें 18% था। तो इसमें से ये 7, इसमें से ये गया, कितना आ गया 3। तो एंड वाले उसमें 3:7 होगा। तो रिप्लेस्ड जो मिश्रण था वो कितना था, 7 था। तो 7 7 7 7, इसमें नीचे 7 है, 7 था ना टोटल, 10 नीचे 10 कैसे आएगा भाई। अच्छा टोटल का 7, अच्छा अच्छा, ये पूछ रहा है बदला गया मिश्रण कितना था। तो अगर टोटल इसमें 10 दे रखा है तो वैसे 7 ही आना चाहिए ना, बट इन 7/10 टोटल में से दे रखा होगा, आई थिंक यही होना चाहिए आंसर। लेट्स सी, देखते हैं इसको बाद में ना, टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है उस चक्कर में। तो छोटा सा जो सवाल हमारा फंस गया था वो रेशियो वाला। शहर की जनसंख्या इतनी है, पिछले कुछ वर्षों से इतनी दर से बढ़ रही है, 2 साल पहले कितनी थी, मैंने कहा एक्स थी। 10% की रेट से बढ़ रही है तो 11/10 हो गई, फिर 11/10 हो गई दूसरे साल भी, अब कितनी हो गई, 60, 500। अब ये जो 10 10 हैं ये इधर जाएंगे, ये 11 11 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 11 से गया 11 5 55, 11 5 55, ये इससे गया 11 5 55। ऑप्शन नंबर डी, आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस, 8 4 12 4 16 21 4 24, ये भी सवाल है क्या कुछ। क्या आपको तब क्या आपको तब तक कठिन परिश्रम करना चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ ना बना दें। तर्क, तब तक कार्य करो जब तक परीक्षा देने की आवश्यकता ना रहे, बिल्कुल हो सकता है। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने तक परिश्रम करो, इसका क्या मतलब, ये जरूरी नहीं है ना, आर्थिक रूप से सुरक्षित होने तक परिश्रम करो, हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ बना, मेरे हिसाब से तो पहले ही सही होना चाहिए। बाकी लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। सही दर्पण इमेज क्या होगी भाई, इसकी दर्पण इमेज क्या होगी, पहले जी आना चाहिए, वो भी उल्टा। यहाँ देखो ऐसे नहीं आएगा, जी है, जी 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 जी, इसमें जी तीनों अलग हैं, जी कैसा आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे मिरर इमेज में। तो ऐसे केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, टाइम बिल्कुल बचाते हुए रीजनिंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष से एक्स का स्थान क्या है, उसके लिए दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बोल रहा है कौन सा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। देखते हैं पहले क्या कह रहा है, एक्स का स्थान, सॉरी वाई का स्थान एक्स से 4 स्थान नीचे है। एक्स यहाँ पे है तो वाई का स्थान 4, 1 2 3 4 स्थान नीचे है वाई का स्थान। और वाई का स्थान कहाँ है, नीचे से 30वें स्थान पे, ये नीचे से 30वें स्थान पे है, ठीक है। और टोटल कितने बंदे हैं भाई, टोटल 50 है। तो एक्स का स्थान शीर्ष से क्या है, मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जब मुझे पता चल गया नीचे से एक्स का स्थान क्या है और टोटल 50 है, तो ऊपर से भी तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। पहले स्टेटमेंट सही है, निकाला जा सकता है इससे आंसर। निकालना आंसर, आंसर क्यों निकालना है, मुझे स्टेटमेंट ही तो देखनी है कि आंसर निकाल सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जेड का स्थान एक्स एक्स से 2 स्थान ऊपर है, तो अगर एक्स यहाँ है तो जेड का स्थान एक्स से दो दो ऊपर है, ठीक है। नीचे से 32वें स्थान पे है, जेड जो है वो नीचे से 32वें स्थान पे है, तो हमें पता चल जाएगा जेड ऊपर से कौन से स्थान पे है, और उसमें +2 कर देंगे तो एक्स का स्थान आ जाएगा। तो भाई एक्स को भी ऊपर नीचे दोनों से निकाला जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट में से कोई सी भी ले लो, वो एक्स की जो शीर्ष से स्थान है वो बता देगी, है ना। और हमें निकालना थोड़ी है कि कौन से स्थान पे है, बस ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा निकाल सकता है। देने के लिए दो पर्याप्त है, एक नहीं देने के लिए, या एक या दो, हाँ दोनों में से कोई भी एक पर्याप्त है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, ये D+B में और रेलवे में आते रहते हैं इस हवाले से, ठीक है। दिया गया कौन सा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है, श्रृंखला का प्रयोग करके बता, इस श्रृंखला का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है। भाई हैशटैग परसेंटेज और 4, हैशटैग कहाँ है, ये रहा, परसेंटेज ये रहा, और 4 ये रहा, ये किस सीक्वेंस में दिया हुआ है भाई। अगर मैं इसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पे तो 1 2 3 इसके बीच में, 3 इसके बीच में, ठीक है। REW, आर ये रहा, ई ये रहा, और डब्ल्यू ये रहा, 3 इसके बीच में और 3 इसके बीच में, बिल्कुल सही, सही सीक्वेंस बना रहे हैं।
4, अब इसको मिटा दो ना, पहले दिख नहीं रहे, 4%m, 4% और m, ये गलत हो गया मामला क्योंकि बीच में तीन तीन थे। एक बार इसको देख लेते हैं, 3q और 2, हाँ 3 कहाँ गया, 3 गया, 3q और 2, इसके बीच में भी तीन है, इसके बीच में भी तीन है, तो ये वाला गलत हो गया, है ना। परसेंटेज और m ये बराबर में ही है जस्ट। इसने ये कहा था कि इन ऑप्शन में से देखो और सबको लगा के ये बताओ कि कौन सा इनसे अलग है। बाकी सबको लगा के देख रहे थे हम जब इन सबको, तो इसने एक सीक्वेंस ये दे रखा था कि सबके बीच में तीन तीन थे, इसमें ही नहीं थे बीच में तीन बस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मान बताना है असाइन बदल बदल के। माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड, तो बीच में डिवाइड हो जाएगा, तो 7×5 = 35, 5 इंटू का मतलब क्या है, माइनस, माइनस 14, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है प्लस, तो प्लस 28, तो ये 14 हो गया, ये प्लस 19 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई इसमें, इससे लिखा जाता है GHIRSTEFGEFGNOP, बिल्कुल सही है। पहले से पहले का क्रम देखा करो और फिर पहले से लास्ट का देखा करो, अगर बनता है लॉजिक तो ठीक है। अब इसने बोला क्या है, +2 करना है, तो PQR, ये नहीं हो सकता, आर आएगा पहले, IJK इसमें है, इसमें है, NOP, तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। +2 किया है ना उसने सब में। दी गई आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी रेखाओं, देखो इस पे ध्यान देगा, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में बहुत आते हैं। इसने पूछा न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है, न्यूनतम। देखो अब मैंने कहा एक तो सीधी रेखा ही हो गई एक, अब ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली, अगर ये मैक्सिमम पूछता ना तो मैं कहता एक तो ये वाली अलग से हो गई रेखा यहाँ तक की, और एक ये रेखा होगी, दो रेखाओं को बना दिया मैंने जोड़ के एक, है ना। अगर ये अलग से मैक्सिमम पूछता बट न्यूनतम पूछा तो मैंने इसको भी एक माना। अब ऊपर से गिनूंगा फिर साइड से, एक दो, एक ये हो गई तीन, एक ये हो गई चार, एक ये पाँच, एक ये छः, एक ये सात, खड़ी ये लेटी हुई सात रेखाएं, और उसके बाद एक ये 8, 9, 10, 11, 12 और एक ये 13, तो मिनिमम 13 तो चाहिए ही चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट करें, मैक्सिमम पूछता है तो सारी काउंट करनी है। ठीक है जी, चलिए कलर बदलें इसका। जो छात्र क्रिकेट, फुटबॉल और यह तीनों खेल खेलते हैं उनकी कुल संख्या है। क्रिकेट, फुटबॉल और यह तीनों खेल, ऑप्शन किस हिसाब से दे रखे हैं भाई इसके। हम्म, जो छात्र क्रिकेट और फुटबॉल और यह तीनों खेल खेलते हैं उनकी कुल संख्या, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल खेल रहे हैं V, और यह तीनों खेल खेल रहे हैं भाई S, तो इसने शायद अलग अलग दोनों को प्लस करने के लिए बोला है, तो S+V हो जाएगा, अगर अलग अलग बोला है तो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, श्रृंखला में से भिन्न को बताना है। कछुआ, मेंढक, कछुआ, केकड़ा, मेंढक और मछली, तो अलग क्या हुआ। कछुआ, केकड़ा और मेंढक दोनों पानी और पानी के बाहर दोनों में रह सकते हैं, मछली केवल पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, ये क्या है भाई, M से इस पे जाए, ये आप देख रहे हैं, ये शायद यही वाले शब्द को पजल कर दिया यहाँ पे, और लो अगला शब्द ही पजल है, पजल, PUZZLE, बिल्कुल इन सब को ही आगे पीछे करके लगाया गया। देखें कैसे लगाया, Z आगे Z पीछे, ये Z ये Z, इसमें क्या किया, Z आगे, अच्छा बीच के, शायद इन्हें बीच के दो को आगे पीछे कर दिया, तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से बीच में कौन आएंगे, ये दो, तो आगे Z पीछे W आना चाहिए, आगे Z पीछे W, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, किसी में नहीं है, आगे Z और पीछे W एक ही ऑप्शन में है, खत्म काम। यही चीज़ तो देखनी थी इसने कैसे किया, बाकी पूरी तरीके से चेक करोगे ना तब भी यही आंसर आएगा मेरे हिसाब से। अभी टाइम है तो आगे, टाइम कम है तो इसलिए फालतू चीज़ों को नहीं समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट सामान का क्या था, बैंक, बैंक में पाउंड, रुपए, धन, डॉलर, भाई सब तो धन ही है ना ये तीनों, तो मेरे हिसाब से धन ही होना चाहिए, और क्या ही होगा इसमें, ये तीनों भी तो धन का ही एक प्रकार है, तो बैंक में धन रखा जाता है। इसमें क्या है भाई, XIGPA है, ये इसका क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स होता है हमारा 24, तो 24 का 17 दे रखा है, कितना माइनस कर रखा है इसने, 17, 3 7 माइनस किया है, फिर आई 9 होता है, 9 में से -7 किया है, 2 आ गया, ठीक है। जी में से 7 करेंगे, -0 आना चाहिए था, जी की वैल्यू 7 और पी की वैल्यू 16, अच्छा पहले दो में -7, बाकी की वैल्यू एज इट इज़, तो पहले जो एज इट इज़ है वो देख लेते हैं ना, ई की वैल्यू 5 आनी चाहिए और जे की 10 आनी चाहिए, 5 और 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ एक ही ऑप्शन में, लो खत्म। पहले वालों को देखनी है, एंड वालों से आंसर आ गया। ठीक है जी, अरे भाई ये फालतू के सवाल भी आते हैं यार, यही मुझे नहीं अच्छे लगते काउंटिंग फिगर के। खैर देखते हैं, पहले पहले क्या करें इसमें,
पहले देखो बड़े वाले फिगर को देखो, बड़े वाले ट्रायंगल को, ये वाला और इसके अंदर ये है ना, ये इसको देखो पहले, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, और तो कुछ नहीं है ना। हाँ, इसमें 5 फिगर हैं, केवल 5 है, ठीक है, बड़े वाले में। अब इसके अंदर ये वाला जो बना दिया ना, अलग कलर से बनाते हैं, इसके अंदर ये जो बना दिया ना ये वाला, इसकी वजह से कैसे ट्रायंगल्स आ गए नए नए। देखो एक तो ये आ गया, 1 2 3 4। बाहर वाले देख लो पहले कितने हैं। अंदर वाली की तो आप काउंटिंग कर ही दोगे आराम से। 1 2 3 4, 4 ये आ गए, एक ये 5, एक ये आ गया 6। तो 6 तो ये बाहर नए बन गए। अंदर कितने, 1 2 3, 3 2 5 और एक 6, 6 अंदर बन गए, ठीक है। 6 अंदर बन गए और 6 बाहर, इसकी वजह से बन गए। और बड़े वाले में तो 5 12 5 17, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी देख लेंगे यार, गलत भी हुआ तो इसमें फालतू टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हम ज़्यादा। ये क्या है भाई, इसमें इसके सामने ये बन रहा है, यहाँ पे क्या आएगा ना, मिरर इमेज बन रही है इसकी। तो इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये जो खाली वाला बॉक्स है सामने आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सामने, ठीक है। चलिए, अरे भाई ये भी आ गया। वह यह मेरे ससुर जी की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। मेरे ससुर जी वही हुए ना जो मेरी पत्नी है, उसके पिताजी। तो मेरे ससुर जी की एकमात्र पुत्री कौन हुई, मेरी धर्मपत्नी। और मेरी धर्मपत्नी की पुत्री मेरी भी पुत्री हुई। तो मेरी पुत्री के बारे में बात चल रही है। तस्वीर वाली जो लड़की है वो व्यक्ति की पत्नी से, जब मेरी पुत्री है तो मेरी पत्नी की भी तो पुत्री होगी भाई। ये तो नाजायज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक, एक्स पक्ष एस सॉरी एक्स पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। देखो, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है और उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट होता है। तो ये वेस्ट चल रहा है 3 किलोमीटर, और फिर मुड़ता है और 4 किलोमीटर कहाँ चलता है, उत्तर दिशा में। तो ऊपर उत्तर होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ऊपर कितने चल रहा है, 4 किलोमीटर तक चल रहा है। एक्स की यात्रा के प्रारंभिक बिंदु ये वाला, और अंतिम बिंदु के मध्य दूरी, बीच की दूरी भाई 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ये कर्ण बन जाता है ना, ये कर्ण बन जाता है। तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो ये ट्रिपलेट आ जाता है यहाँ पे। भाई मान लो ये एक्स था, तो एक्स का स्क्वायर बराबर होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये 25 आ गया। एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स कितना होगा, 5 होगा ना। खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई, अच्छा जीएस रह गया अभी तो, चलिए करते हैं। कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। ये तो सेम क्वेश्चन कल वाला है। शक्ति ही तो थी इसकी। जो कार्य है, कार्य की बल को, सॉरी कार्य की जो दर है उसको मापने के लिए। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली है, ये भी कल ही आया था यार, सेम ही क्वेश्चन तो है। रोपण खेती। डैश से संबंधित पादपों की प्रजातियों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। अबे भाई, तो ये भी तो कल ही आया था, सेम ही क्वेश्चन फेल दिए गए सारे हैं। उस अवयव की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। अबे भाई, कल ही इसमें तो हम कंफ्यूज थे, क्राइस्ट और कैरोटेनॉइड में। ये तो सेम क्वेश्चन है, सी लगाया था हमने, इसका आंसर सही है। संविधान सभा द्वारा डैश को पारित किया गया था। संविधान कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। भाई बिल्कुल सेम ही है, तो सारे क्वेश्चन कल के। Cl सिलिका और एल्यूमिनियम। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, सेम क्वेश्चंस। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सैडल पैडल कह रहा हूँ, सैडल पीक, हॉर्नबिल, नागालैंड। भाई कल वाला इसने जो जीके का वो कल वाला सेम कॉपी कर दिया इन्होंने। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3। आसियान का मुख्यालय, भाई बिल्कुल एक क्वेश्चन अलग नहीं दिख रहा अभी। नई दिल्ली में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य, ये नया है। भूमि बंदरगाह इसको बाद में देखते हैं, पहले बाकी देखें क्या। बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव कौन सा है, सेम कल का क्वेश्चन। वाणिज्य बैंकों द्वारा उधार लेने की लागत में वृद्धि होगी, बिल्कुल। बैंक रेट अगर बढ़ेगी तो जो लोन है ना वो महंगा मिलेगा बैंक्स को। बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो वो कम लोन लेगी। और लागत तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और कम लोन लेगी तो पैसे की आपूर्ति भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोन कम लेगी तो लोगों को लोन भी कम देगी। या फिर सॉरी, महंगा लोन लेगी तो महंगा लोन देगी ना लोगों को, तो लोग कम लोन ले, अरे क्या लगा दिया मैंने। ये भी सही, ये भी सही, ये तीनों थे ना इसके तो। सख्त नीति है। राजीव गांधी का जन्मदिन को किस रूप में, यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिए इन्होंने तो कल वाले। हिंद स्वराज, मोहनदास करमचंद गांधी जी। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है। गारो, खासी, जयंतियां, तीन ऐसे सीक्वेंस में। तो उसमें से खासी में होती है सबसे ज्यादा बारिश। दुनिया की सबसे खारे पानी की झील जो है वो मृत सागर है। भाई बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन अलग आया अभी तक। सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। और ये मैं सेम इसलिए भी लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा, मेरे फुल मार्क्स आए थे पिछले वाले में, तो सारे सही होंगे। समान नागरिक संहिता, तो समान मतलब 4 4, 44 में।
व्यावसायिक खेती का एक प्रकार नहीं है कौन सा? खानाबदोश पशुपालन, क्योंकि ये घूम घूम के किया जाता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। 69 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। एक ही स्पर्धा में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? माइकल फेलिप्स। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? हमने इसमें देखा था, कौन सा लगाया था हमने? चीन और यूनानी में से एक लगाया था ना, यूनानी लगाया था शायद, चीनी में कहा था हमने है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव, हरियाणा हरिकेन। बस हो गया। अरे इसमें ये तो देख लें। भूमि बंदरगाहों पर सुरक्षा उपाय बढ़ाना। ये क्या है? भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण जो रिपोर्ट है उसका उद्देश्य है लिंग समावेशी सीमा पार व्यापार और पर्यटन के लिए रूपरेखा। भूमि बंदरगाहों के पास स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देना। पर्यावरण अनुकूल प्रथा, ये तो शायद नहीं होगा पर्यावरण वगैरह वाला। सुरक्षा उपाय हो सकता है या फिर स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना हो सकता है ना। स्किप ही करते हैं यार, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है ना, मैंने इसको सुना पहले कभी। ठीक है जी। तो बस वैसे भी टाइम खत्म हो गया, 5 सेकंड 4 सेकंड रह गए हैं, बाकी सब में तो हमने कर लिया ना पूरे, इसमें पूरे कर लिए, इसमें पूरे कर लिए। लेट्स सी कितना रहता है। भाई हमारा शायद वाईफाई दिक्कत कर रहा है, ये सबमिट नहीं हुआ है, अपने आप हमें करना पड़ेगा। वाईफाई नहीं चल रहा हमारा यार। क्या हो रहा है भाई? चल जा चल जा चल जा। चल गया ये वाईफाई, हमारा रिचार्ज खत्म हो रहा है तो इसलिए गंदा चल रहा है। एक क्वेश्चन हमने स्किप किया और एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। जीके जीएस में तो जहाँ तक मुझे, मैंने एक ही स्किप किया वही, बाकी सब तो सही है। तो मैथ और रीजनिंग में से कोई एक क्वेश्चन गलत हुआ है हमारा। अब लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी करेक्ट हुए हैं हमारे 58। तो ये है हमारा, बाकी एक क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में से कौन सा गलत हो गया, शायद काउंटिंग फिगर वाला गलत हो गया होगा, या फिर और तो कोई सच ऐसा क्वेश्चन नहीं था ना। वो वाला गलत हो गया क्या, जो हमने 100 और वो सब कर दिया, बार बार उस क्वेश्चन को मैंने 5-7 मिनट खराब कर दी वही चीज़ में। मुझे उसमें ये कन्फ्यूज़न हो गई थी कि शुरू वाला है जो उसका ज़्यादा होना चाहिए ना प्रतिशतफल। तो यहाँ 1000 क्यों आ रहा है, इधर 100 आ रहा है, इधर 1000 आ रहा है। तो शुरू में 1000 आना चाहिए, फिर 100 आना चाहिए ना। उसमें कन्फ्यूज़न हो गया, जबकि उसने कहा था कि बढ़ेगा। और मैं उसी में कन्फ्यूज़ होकर बार बार उसको कर रहा हूँ। खैर, हो जाता है कई बार, एग्ज़ाम में भी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे पहले से करके तो बैठा नहीं हूँ कि उसको कॉपी पेस्ट करता रहूँ। खैर, अब एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, ये मैं आपको इसके कमेंट में पिन कर दूंगा जैसे इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी आप भी देख के बताना भाई आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ठीक है जी। तो चलिए, ये था हमारी तरफ से। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक में। तब तक आप भी मॉक लगाते रहिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, और मॉक को अच्छे से एनालिसिस करते रहिए उसका। और एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके नज़दीक, पढ़ते रहिए बढ़िया से, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।